हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन कंटिन्यू बेसिस के ऊपर सेशन लेके आ रहे हैं वीडियो, जिसके अंदर अपन MCQ वगैरह सोल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम। सो आज का जो सेशन रहेगा वो टारगेट रहेगा SGPGI RML और PGI के एग्जाम के ऊपर, तो उन्हीं को अपन टारगेट लेते हुए चलते हैं। और टॉपिक्स जो रहेंगे साथ साथ में अपन जो टॉपिक्स क्वेश्चन के अंदर पूछे जाएंगे तो उनको भी अपन कोशिश करेंगे विद द टाइम अपन सोल्व कर लें। ठीक है, तो बिफोर द स्टार्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी एक टेस्ट सीरीज भी रन करवा रहे हैं हम हमारे ऑफिशियल RNCC की ऐप पे। सो आप उसे भी आप बाय करके अपनी जो प्रिपरेशन को है काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा सकते हो। आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है मेनली उन पे आप कंट्रोल कर पाओगे। जब आप टेस्ट दोगे, आप रियल टाइम टेस्ट दोगे, तभी आपकी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल हो पाएगी, तभी आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो ईजी हो पाएगी। तो आप उसको भी आप अफोर्डेबल प्राइस में रखा है हमने, तो उसको भी आप बाय करके अपने प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हो। सो अभी अपन मूव ऑन करते हैं आज के अपने सेशन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच टेस्ट इवेल्युएट द एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोगुलेशन। ठीक है, कौन सा टेस्ट इवेल्युएट करता है एक्सट्रिंसिक पाथवे कोगुलेशन का। ठीक है, कोगुलेशन के जो पाथवे है वो कौन सा है, एक्सट्रिंसिक। तो इसको इवेल्युएट करने के लिए कौन सा टेस्ट जो अपन परफॉर्म करते हैं। ऑप्शन है अपने पास में APTT, PT, CT या फिर ब्लीडिंग टाइम। कौन सा ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कोगुलेशन की। तो कोगुलेशन के अंदर दो तरह के पाथवे हमें पढ़ाए जाते हैं, हम पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला पाथवे होता है वो कौन सा होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे, एंड सेकंड वाला जो होता है वो होता है इंट्रिंसिक पाथवे। तो कुछ बेसिक सी बातें हैं, अपन इन दोनों पाथवे के बारे में अपन स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर कौन सा फैक्टर है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इसके अंदर फैक्टर नंबर 7 जो होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रो कन्वर्टिन। ठीक है, जो प्रो कन्वर्टिन फैक्टर है वो इसके अंदर क्या मेन काम करता है। सो अब ये फैक्टर कब एक्टिव होता है, ये फैक्टर होता है जब अपनी बॉडी का जो कभी ट्रॉमा होता है या फिर अपनी बॉडी का जब भी एक्सीडेंट होता है, तो इस केसेस के अंदर हमारा कौन सा पाथवे एक्टिव होता है, वो होता है हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब अगर प्रो कन्वर्टिन की डिफिशियंसी हो गई यहाँ पे, तो ये फैक्टर यहाँ पे ये डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, फैक्टर 7 डिफिशियंसी। ठीक है, तो अब इसके अंदर कौन सा जो इसको फैक्टर 7 को जो एक्टिव करने के लिए कौन सा जो फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, इसको एक्टिवेशन के लिए चाहिए अपने को थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम। ठीक है, ये फैक्टर कब एक्टिवेट होगा, जब इसको क्या मिलेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम इसको मिलता है। और इसके बाद में ये एक्टिव कितने टाइम में हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है 2 to 6 मिनट्स के अंदर। ठीक है, तो यह हो गया हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है, फैक्टर नंबर 7, इसको क्या बोलते हैं, प्रो कन्वर्टिन। और ये कब काम में आता है, जब अपनी बॉडी का ट्रॉमा होता है। अभी अपन बात कर लेते हैं इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर, और ये इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं, फैक्टर नंबर 8, 9, 11 एंड 12। ठीक है, तो इसके अंदर ये कुछ 4 प्रकार के फैक्टर होते हैं, इसके एक्सट्रिंसिक पाथवे में काम में आते हैं। ठीक है, अब अगर ये कब एक्टिव होते हैं, ये होते हैं अपनी बॉडी की इंटरनल वास्कुलर इंजरी के अंदर। ठीक है, जब भी अपनी बॉडी का कोई इंटरनल वास्कुलर इंजरी होती है, तो इसके अंदर कौन से फैक्टर एक्टिवेट होंगे, फैक्टर 8, 9, 11 एंड 12 फैक्टर। ये पाथवे कौन सा पाथवे कहलाता है, इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोगुलेशन। ठीक है, अब अगर इनकी जो डिफिशियंसी होती है, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया कौन से पाथवे की प्रॉब्लम होती है, तो हीमोफीलिया हमेशा अपने इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर जो फैक्टर्स की कमी होती है, इसको अपन बोलते हैं हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया ए के अंदर क्या होता है, हीमोफीलिया ए के अंदर 8 नंबर फैक्टर की हमें कमी देखने को मिलती है। हीमोफीलिया बी के अंदर हमें 9 नंबर फैक्टर की कमी देखने को मिलती है। एंड हीमोफीलिया सी के अंदर हमें 11 नंबर फैक्टर की यहाँ पे डिफिशियंसी देखने को मिलती है। तो ये भी अपने तीनों क्वेश्चन यहाँ पे भी अपने करेक्ट कंप्लीट होते हैं कि हीमोफीलिया ए किसकी फैक्टर की कमी से देखने को मिलता है। ठीक है, और हीमोफीलिया कौन से पाथवे की प्रॉब्लम है, हीमोफीलिया इंट्रिंसिक पाथवे की प्रॉब्लम है। तो अब इसको तो यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की रिक्वायरमेंट हुई इस फैक्टर को एक्टिवेशन के लिए। अब इसको किसकी एक्टिवेशन होती है, इसको एक्टिवेशन में जो नीड होती है
आयोनाइज्ड, इसको चाहिए आयोनाइज्ड कैल्शियम। ठीक है, तो आप सभी को एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बनता है कि ये जो कोगुलेशन के पाथवे में कैल्शियम भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो यहाँ पे कोगुलेशन के अंदर अपनी प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है, तो अपने ऑप्शन में एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन सा जो एलिमेंट है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है वो कोगुलेशन के अंदर हेल्प करता है, तो कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम देके आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? कैल्शियम। ठीक है, तो इस प्रकार की स्टडी करते हुए हमें आगे चलना है। इसके बाद में अगर ये कब तक एक्टिवेट होता है? ठीक है, ये होता है 15 to 20 मिनट्स के अंदर ये अपना काम कर देता है। ठीक है, ये इसका क्या है? स्लो ऑनसेट होता है। तो ये हो गए अपने दोनों फैक्टर, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। अभी अपन कुछ इनसे एडिशनल और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम बात कर लेते हैं। तो इनके ऊपर कौन, अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इवाल्युएट कौन करता है एक्सट्रिंसिक पाथवे को, तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो होगा प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ठीक है, सो प्रोथ्रोम्बिन टाइम को अपन क्या करते हैं? एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर इवाल्युएट करने में कौन हेल्प करता है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम से? इसका क्या पूछते हैं? नॉर्मल टाइम पूछ लेते हैं इसका। तो इसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम अपना नॉर्मल कितना होता है? 9.2 to 12 सेकेंड्स। ठीक है, तो कुछ बुक्स में अलग भी दिया हुआ है, बट एक बार एग्जाम के अंदर ये वाला जो रेंज है उसको करेक्ट माना था, तो इसके आसपास की रेंज को आपको करेक्ट करना है। ठीक है, सो अब ये एक और क्वेश्चन क्या बनता है इससे कि भाई जो पीटी टाइम है वो कौन सी थेरेपी के अंदर अपन काम में लेते हैं? तो पीटी टाइम जो है अपन वारफेरिन, जब अपनी ड्रग चलती है ना, तो वारफेरिन जो अपन ड्रग देते हैं एंटी कोगुलेशन वाली, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं? प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करते हैं। ठीक है, तो इससे वारफेरिन से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि वारफेरिन जो ड्रग है वो कौन से इफेक्ट, कौन से पाथवे पे काम करती है? ये काम करती है एक्सट्रिंसिक पाथवे पे। ठीक है, और वारफेरिन को और असेस करने के लिए अपन क्या करते हैं? INR। ठीक है, तो INR भी अपन क्या करते हैं? वारफेरिन को अपन असेस करने के लिए INR भी असेस कर लेते हैं। तो इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है? ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो इसका अपन नॉर्मल लेवल होता है 0.9 to 1%। ठीक है, तो ये आप साथ साथ में नोट डाउन भी कीजिएगा। अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। तो इंट्रिंसिक पाथवे के ऊपर कौन सा जो यहाँ पे तो अपन वारफेरिन ने काम कर दिया, तो इंट्रिंसिक पाथवे में कौन काम करता है? हिपेरिन। ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे पे कौन काम करता है? हिपेरिन काम करता है। सो हिपेरिन का अपन असेसमेंट करने के लिए अपन क्या इंट्रिंसिक पाथवे को अपन असेस करते हैं, तो उसको अंदर क्या देखते हैं? APTT। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या देखते हैं? APTT। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में अपने से पूछ लेता है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक की जगह पूछ लेता है इंट्रिंसिक पाथवे, तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाता? APTT। अब APTT का नॉर्मल टाइम कितना होता है? ये भी एग्जाम के अंदर आता है। तो APTT का नॉर्मल टाइम होता है 20 to 35 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपके फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। हीमोफीलिया के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। इंट्रिंसिक पाथवे पे कौन सा जो है हमारा वो वर्क करता है? हिपेरिन वर्क करता है इंट्रिंसिक पाथवे पे। एक्सट्रिंसिक पाथवे पे कौन वर्क करता है? वारफेरिन को असेसमेंट करने के लिए दो टेस्ट करते हैं अपन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखते हैं, साथ साथ में इंडियन नॉर्मलाइज वो जो ये INR भी अपन चेक करते हैं इसके अंदर, और हिपेरिन को अपन चेक करने के लिए क्या करते हैं? APTT अपन चेक करते हैं हिपेरिन को। ठीक है, नॉर्मल APTT टाइम भी अपन ने पढ़ लिया है, और कैल्शियम की क्या रिक्वायरमेंट होती है ये भी अपन ने पढ़ लिया है कोगुलेशन के अंदर। हीमोफीलिया क्या होते हैं वो भी अपन ने पढ़ लिया, कौन से हीमोफीलिया फैक्टर की कमी से कौन सा हीमोफीलिया होता है ये भी अपन ने देख लिया है। साथ साथ में इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे भी हमने पढ़ लिया है। आई होप आपके अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, अभी अपन मूव ऑन करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे दो ऑप्शन और मिले हैं यहाँ पे, क्लोटिंग टाइम एंड ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, तो जो नॉर्मल क्लोटिंग टाइम है वो कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 3 to 8 मिनट का, एंड नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम है ये होता है 3 to 6 मिनट का। ठीक है, दोनों नियर बाई है, तो एग्जाम के अंदर इनसे क्वेश्चन नहीं आता है, बट काफ़ी रेयर केस के अंदर इनसे क्वेश्चन बनता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? PT। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पर। एट वॉट लेवल डज द स्पाइनल कोड एंड इन एडल्ट्स? ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि एडल्ट्स के अंदर जो है वो स्पाइनल कोड कहाँ तक होती है, कौन से लेवल तक होती है? ऑप्शन है हमारे पास में L3 L4, L3 L4, L1 L2, T12 से L1, या फिर L2 से L3। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के अंदर कि एडल्ट के अंदर कहाँ तक स्पाइनल कोड जो है वो रहती है?
तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड एडल्ट में कहाँ तक होती है? L1 से लेके L2 तक होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड एडल्ट के अंदर। इसलिए जब अपन क्या करते हैं, जब अपन करते हैं लंबर पंक्चर अपन करते हैं तो अपन कहाँ पे देते हैं एनेस्थेसिया? लंबर पंक्चर के अंदर एनेस्थेसिया अपन देते हैं L3 से L4 के बीच में। ठीक है, ये हो गया एडल्ट के अंदर लंबर पंक्चर। एंड अब अपन बात कर लेते हैं अपन चिल्ड्रन के अंदर कि भाई चिल्ड्रन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड कहाँ तक होती है। तो चिल्ड्रन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड हमें देखने को मिलती है L3 से L4 तक। इसलिए जब अपन यहाँ पे अपन क्या करेंगे, लंबर पंक्चर करेंगे तो ये कहाँ तक करेंगे? लंबर पंक्चर करते हैं इन चिल्ड्रंस के अंदर L4 L5। ठीक है, इसलिए हमारे ये दोनों यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है एडल्ट के अंदर कहाँ तक होती है स्पाइनल कॉर्ड? L1 L2। इसलिए उससे एक आगे लेके हमें क्या करना है, हमें लंबर पंक्चर कर देना है। ठीक है, लंबर पंक्चर करने के बाद में जो इससे जो नीचे का जो ऑर्गन रहता है ना, उसके अंदर क्या होता है, सेंसेशन वहाँ पे फील नहीं होते हैं। ठीक है, एनेस्थेसिया का जो इफेक्ट वहाँ पे आ जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन और बन जाता है हमारा किससे? स्पाइनल कॉर्ड से। इसकी क्या कि लेंथ पूछ लेते हैं कई बार कि स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है? ये होती है हमारी 45 सेंटीमीटर। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ क्या होगी? 45 सेंटीमीटर। तो अपनी बॉडी में और कौन कौन से ऑर्गन है उनकी होती है 45 सेंटीमीटर। तो इसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड तो हो गई। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं किसकी? थोरासिक डक्ट की। ये भी अपनी 45 सेंटीमीटर की होती है। इसके बाद में वास डिफरेंस, ये भी 45 सेंटीमीटर की। इसके बाद में सार्टोरियस जो मसल होती है वो भी 45 सेंटीमीटर की होती है। जो अपनी फीमर जो बोन होती है, ठीक है, वो भी 45 सेंटीमीटर की होती है। इसके बाद में जो अपना ट्रांसवर्स जो अपना कोलोन होता है वो भी कितना होता है? 45 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, सो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया? ऑप्शन नंबर बी। L1 L2 इन एडल्ट के अंदर स्पाइनल कॉर्ड एंड होती है। इसके बाद में अपन क्या करते हैं? L3 L4 पे लंबर पंक्चर करते हैं। ठीक है, लंबर पंक्चर के लिए कौन सी नीडल काम में लेते हैं? इसके लिए काम में लेते हैं टॉय नीडल। ठीक है, स्पेशली एक लंबर पंक्चर के लिए नीडल आती है जिसका नाम अपन क्या रखते हैं? टॉय नीडल। पोजीशन क्या रखते हैं इसके अंदर? पोजीशन इसके अंदर रखते हैं सी शेप पोजीशन। तो अपन सी शेप पोजीशन अपन किस में बना सकते हैं? एक तो अपन सीटिंग पोजीशन के अंदर भी बना सकते हैं और अपन दूसरा लाइंग पोजीशन के अंदर भी अपन सी शेप पोजीशन अपन बना सकते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो जाएगा, जो इनका जो बीच का जो डायमीटर है, मतलब जो गैप है वो बढ़ जाएगा। अपन इजीली अपन क्या कर सकते हैं? लंबर पंक्चर अपन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्पल कलर एनेस्थेसिया वेपराइजर। ठीक है, जब भी एनेस्थेसिया मशीन अपन देखते हैं तो उसमें अपने पास में 3 कलर के अपने पास में वेपराइजर देखने को मिलता है। फर्स्ट अपन को मिल गया कौन सा? पर्पल कलर का। सेकंड हमें मिलता है येलो कलर का। थर्ड अपने को मिल जाता है ब्लू कलर का। ठीक है, ये 3 तरह के हमें एनेस्थेसिया मशीन के अंदर ये हमें इक्विपमेंट्स लगे हुए देखने को मिलते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं? एनेस्थेसिया वेपराइजर। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि पर्पल कलर एनेस्थेसिया वेपराइजर में क्या आता है। ठीक है, कौन सी गैस होती है? सेवोफ्लूरेन होता है, आइसोफ्लूरेन होता है, डेस्फ्लूरेन होता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर डी को तो हमको आप बाहर ही निकाल देना है, क्योंकि पूछा ही है कि भाई कौन सा होता है, तो ये तो है नहीं इसके अंदर। तो बचे अपने पास में 3 ऑप्शन। तो क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? पर्पल कलर वेपराइजर में कौन सी गैस हमें देखने को मिलती है? तो पर्पल कलर वेपराइजर के अंदर हमें क्या मिलता है? आइसोफ्लूरेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? किसके अंदर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा इसके अंदर? आइसोफ्लूरेन। ठीक है, अब आइसोफ्लूरेन क्या काम करता है? किस टाइप के एनेस्थेसिया के अंदर आइसोफ्लूरेन की रिक्वायरमेंट होती है? तो ये अपना सबसे पहले अपन जब भी अपन कार्डियक की कोई सर्जरी वगैरह करते हैं तो इसके अंदर हमारे आइसोफ्लूरेन की एनेस्थेसिया की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में कुछ अपन न्यूरो सर्जरीज करते हैं, उसके अंदर नीड पड़ती है। उसके बाद में जब अपन लीवर को अपन ट्रांसप्लांट करते हैं उसके अंदर नीड पड़ती है। ठीक है, तो ऐसी सर्जरीज के अंदर अपन क्या काम में लेते हैं? आइसोफ्लूरेन। ठीक है, तो इस हमारा ऑप्शन क्या राइट हो गया? ऑप्शन हो गया हमारा राइट बी, आइसोफ्लूरेन। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी? येलो कलर की, कि भाई येलो कलर के अंदर क्या आता है? तो येलो कलर के अंदर आता है सेवोफ्लूरेन। ठीक है, सेवोफ्लूरेन किसके अंदर आता है? येलो कलर के अंदर। तो ये किस प्रकार का गैस होती है? ये एक प्रकार की प्लीजेंट गैस होती है। ठीक है, प्लीजेंट गैस होती है, मतलब इसका जो स्मेल है वो अच्छी होती है। तो मोस्टली ये जो पीडियाट्रिक केसेस के अंदर क्या करते, पीडियाट्रिक सर्जरीज के अंदर अपन क्या करते हैं? सेवोफ्लूरेन का अपन काम में लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में ब्रोंको डायलेटर की तरह ये काम करती है। ठीक है, एनेस्थेसिया के साथ साथ में क्या करती है? ब्रोंको
डायलेटर का ये काम करती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी येलो कलर की। अब अपन बात कर लेते हैं ब्लू कलर की। तो ब्लू कलर की कौन सी होती है? ये होती है डैश फ्लोरेन। ठीक है, डैश फ्लोरेन गैस होती है, वो कौन सी होती है? ब्लू कलर एनेस्थीसिया वेपराइजर के अंदर आती है। इसके बाद में ये कैसे काम करती है? ये इससे क्वेश्चन बन सकता है कि ये क्या है? फास्टेस्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक। ठीक है, फास्टेस्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक गैस है, जिसको अपन किस में काम में लेते हैं? डे केयर पेशेंट के अंदर। डे केयर पेशेंट के अंदर इसको अपन काम में लेते हैं। ठीक है, जो डैश फ्लोरेन होता है। ठीक है, तो अभी क्या करना है आप लोगों को? इसका जाके आपको इमेज देखनी है गूगल पे। ठीक है, तो जिससे आपको क्या हो जाएगा, इसका आपको करेक्टली इसका पता लग जाएगा भाई कैसे बॉक्सेज होते हैं। ठीक है, एम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, तो पीजीआई वगैरह एसजीपीजीआई के अंदर भी, आरएमएल के अंदर भी पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को लेके। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो एनेस्थीसिया वेपराइजर है, ये किस प्रकार के एनेस्थीसिया में काम आते हैं? ये हमें काम देखने को मिलते हैं जनरल एनेस्थीसिया के अंदर। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया के अंदर क्या होता है? पूरी बॉडी यहाँ पे एनेस्थेटाइज होती है। ठीक है, यहाँ पे अपन इंट्यूबेट करके पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? जनरल एनेस्थीसिया के अंदर ये काम में लिया जाता है। मूव ऑन करते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए फीमेल क्लाइंट इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। एक फीमेल क्लाइंट है जिसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है विथ सेकेंड एंड थर्ड डिग्री बर्न में। ठीक है, जो बर्न की डिग्री होती है उसके अंदर सेकेंड डिग्री बर्न में और थर्ड डिग्री बर्न के कंडीशन लग रही है। तो ऑन द लेफ्ट आर्म पे बर्न हुआ है, लेफ्ट एंटीरियर लेग पे बर्न हुआ है एंड एंटीरियर टंग उस पेशेंट की जो है वो बर्न हो गई है। यूजिंग द रूल ऑफ 9, अब आपको क्या करना है? रूल ऑफ 9 को पढ़ के आपको यूज में लेके व्हाट इज द टोटल बॉडी सरफेस एरिया दैट हैज बीन बर्न। ठीक है, आपको रूल ऑफ 9 को आपको पता होना चाहिए। रूल ऑफ 9 क्या है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए? तो आपको क्या करना है? बॉडी सरफेस एरिया का पता लगाना है कि हाँ, ये जो लेफ्ट आर्म जली है, लेफ्ट एंटीरियर लेग का बर्न हुआ है, एंटीरियर ट्रंक का जो बर्न हुआ है, तो ये कितना % बर्न होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस ऑप्शन क्या है अपने पास में? 18%, 27%, 30% या फिर 36%। आपको रूल ऑफ 9 का आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो अपन अभी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं क्या? रूल ऑफ 9। तो रूल ऑफ 9 जो काम में लिया जाता है, ये किसके अंदर लिया जाता है? ये सबसे पहले काम में आता है एडल्ट के अंदर। ठीक है, चिल्ड्रंस के अंदर काम में लेना है तो कौन सा लेंगे? रूल ऑफ 5। उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन का जो रूल ऑफ 9 है वो किसके अंदर काम में आता है? एडल्ट के अंदर। क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो रूल ऑफ 9 के अंदर अगर अपन बात करें अपने हेड की, तो जो हेड है, हेड एंड नेक। ठीक है, हेड एंड नेक वाले एरिया को अपन ने कितना % देते हैं? इसके अंदर अपन देते हैं 9%। अब अपन बात कर लेते हैं अपर एक्सट्रीमिटीज़ की। ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर अपन कितना % लेते हैं? अपर एक्सट्रीमिटीज़ को अपन देते हैं 18%, क्योंकि कितना है? 9 × 2 अपन करेंगे तो 18%। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की। तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का डायमीटर बड़ा होता है, तो इसको अपन कितना लेते हैं? 36%। ठीक है, एक को अपन कितना देते हैं? 18%। ठीक है, तो 18% डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 36। इसके बाद में अपन क्या पढ़ते हैं? एडल्ट के अंदर कौन सा लेते हैं? एंटीरियर ट्रंक। ठीक है, एंटीरियर ट्रंक का अपन कितना % लेते हैं? एंटीरियर ट्रंक को अपन लेते हैं 18%। एंड जो अपन पोस्टीरियर ट्रंक को अपन कितना लेते हैं? इसको भी अपन लेते हैं अपन कितना? 18%। एंड जो अपना जो ग्रोइन एरिया होता है एडल्ट के अंदर, उसको अपन कितना लेते हैं? 1%। तो ये टोटल कितना % हो गया? ये हो गया टोटल अपना 100%। ओके, सो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा कि एक तो लेफ्ट आर्म जली है, तो लेफ्ट आर्म है अपर एक्सट्रीमिटीज का अपन क्या? राइट एंड लेफ्ट। तो लेफ्ट मतलब राइट एंड लेफ्ट को मिला के यहाँ पे 18% हुआ है, तो लेफ्ट आर्म हो गई, तो ये कितना % हो गया? लेफ्ट आर्म हो गई हमारी 9% की। उसके बाद में क्या पूछा है? लेफ्ट एंटीरियर लेग। ठीक है, तो लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटीज कितनी है? 18 में से एक लेग कितने का हो गया? लोअर एक्सट्रीमिटीज कितनी है? 36% की है, तो एक लेग कितना का हो गया? 18। अब 18 में भी क्या है? एक लेग का भी कौन सा पार्ट जला है हमारे यहाँ पे? एंटीरियर जला है, तो एंटीरियर का कितना % हो गया यहाँ पे? 9%। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन यहाँ पे ले लेते हैं लेफ्ट एंटीरियर लेग। तो लेफ्ट एंटीरियर लेग को अपन ने लिया, तो ये कितना हो गया? 9% हो गया। अब क्या पूछा है? एंटीरियर ट्रंक के बारे में पूछा, तो एंटीरियर ट्रंक को हमने कितना लिया यहाँ पे? 18%। ठीक है, एंटीरियर ट्रंक कितनी हो गई? 18% की हो गई, तो टोटल कितना हो गया ये? 36%। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 36% टोटल बॉडी सरफेस एरिया है वो उसका यहाँ पे क्या हुआ है? बर्न हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन पढ़ लेते हैं किसका? रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5, तो रूल ऑफ 5 अपन किसके अंदर पढ़ते हैं? रूल ऑफ 5 अपन पढ़ते हैं चिल्ड्रंस के अंदर। ठीक है, रूल ऑफ 5 अपन किसमें देखते हैं? चिल्ड्रंस के अंदर। तो चिल्ड्रंस के अंदर हेड को अपन हेड एंड नेक को कितना दिया है? चिल्ड्रंस के अंदर इनको दिया है 18%।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि चिल्ड्रंस वगैरह छोटे होते हैं बच्चे, अब एडल्ट को बात नहीं करते हैं। हेड को अपन ने हो गया। चेस्ट को कितना दिया है यहाँ पे 18% दिया है, एंड जो बैक को है वो कितना दिया है 18% यहाँ पे दिया है, एंड जो राइट आर्म को यहाँ पे कितना दिया है 9%, एंड जो लेफ्ट आर्म है उसको कितना दिया है, इसको भी अपन ने यहाँ पे दिया है 9%। इसके बाद में जो पेरिनियम एरिया है उसको कितना दिया है 1%। इसके बाद में राइट लेग को कितना दिया है 13.5%, एंड जो अपना जो लेफ्ट लेग है उसको कितना दिया है 13.5%। तो ये टोटल कितना हो गया 100%। ठीक है, तो ये हो गया अपना रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5 किसके लिए होता है, चिल्ड्रन के लिए होता है रूल ऑफ 5, एंड रूल ऑफ 9 होता है किसके लिए होता है, एडल्ट के लिए। तो और अपन ने क्या कि इस क्राइटेरिया की मदद से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे सोल्व कर लिया गया है। ठीक है, तो अभी अपन थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आया सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। तो ये क्या डिग्री जो होती है इनके बारे में अपन देख लेते हैं, क्योंकि बाद में बर्न का टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम के अंदर आता भी है इस क्वेश्चन से। ये टॉपिक अपन कंप्लीट ही कर लेते हैं आज यहाँ पे। ठीक है, अभी अपन बात कर लेते हैं डिग्री नंबर फर्स्ट डिग्री की। ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री कौन सी होती है, ये होती है हमेशा सुपरफिशियल। तो सुपरफिशियल में मतलब क्या आ गया, तो यहाँ पे आती है कौन सी, एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस लेयर होती है स्किन की वो आती है, एंड ये कि इसके अंदर क्या होता है, पेनफुल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पेनफुल कंडीशन आती है, फर्स्ट डिग्री पेनफुल होती है, कौन सी, कहाँ तक इन्वॉल्व होती है, एपिडर्मिस तक। अब अपन बात कर लेते हैं अपनी सेकंड डिग्री की। तो सेकंड डिग्री कहाँ तक होती है, डर्मिस एंड पेपिलरी रीजन तक। डर्मिस एंड पेपिलरी रीजन तक हमारे क्या देखने को मिलता है, सेकंड डिग्री बर्न देखने को मिलता है। तो इसके अंदर भी क्या होता है, ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ब्लिस्टर फॉर्म कौन सी स्टेज में होते हैं, सेकंड डिग्री स्टेज में होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्वेलिंग भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, एंड ये भी कैसी होती है, पेनफुल स्टेज होती है। ठीक है, अब इसके बाद में स्टेज आते थे अपनी नंबर थर्ड डिग्री बर्न। तो थर्ड डिग्री के बर्न के अंदर क्या आती है, डर्मिस, और डर्मिस के बाद में उसकी जो रेटिकुलर, डर्मिस की जो रेटिकुलर होती है, ठीक है, रेटिकुलर रीजन तक ये हमारी क्या है, फैलती है बर्न, ये वाली थर्ड डिग्री बर्न। तो इसके अंदर क्या होता है, स्किन जो होती है वो कैसी हो जाती है, वाइटिश हो जाती है। ठीक है, और इससे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाती है, साथ साथ में नर्व्स भी इन्वॉल्व हो जाती है थर्ड डिग्री के अंदर। तो यहाँ पे पेशेंट को क्या होता है, पेनलेस। ठीक है, तो ये इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सी डिग्री में बर्न जो है वो, बर्न से बाद में पेशेंट को पेन नहीं देखने को मिलता है, तो वो हो जाती है थर्ड डिग्री। लास्ट में अपन बात कर लेते हैं फोर्थ डिग्री। इसको अपन क्या बोलते हैं, फुल थिकनेस बर्न। ठीक है, 4 डिग्री ये कहाँ तक इन्वॉल्व हो जाती है, ये हमारी जो इसके अंदर ये सब क्यूटेनियस टिश्यू तक, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, बर्न हो जाते हैं, बोन वगैरह विजिबल हो जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या, इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं अपन, एस्कार का यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो एस्कार फॉर्मेशन कौन सी स्टेज में होता है, 4 डिग्री में। पेनलेस स्टेज कौन सी होती है, थर्ड डिग्री। एंड फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री कौन सी होती है, पेनफुल होती है। ठीक है, एपिडर्मिस तक फैलती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया अपना टॉपिक बर्न। बर्न का जो मैनेजमेंट है वो अपन और कभी पढ़ेंगे। फॉर्मूला कौन सा होता है इसके अंदर, पार्कलैंड फॉर्मूला। ठीक है, ये अपन आगे और कभी अपन बात करेंगे इसके बारे में, नहीं तो हमारा यही सेशन कंप्लीट नहीं होगा आज का। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स कैथरीन इज चेंजिंग ए ड्रेसिंग एंड प्रोवाइडिंग वुंड केयर, विच एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म फर्स्ट। ठीक है, यह प्रायोरिटी का क्वेश्चन है। एक नर्स कैथरीन नाम की एक नर्स है, वो क्या कर रही है, एक ड्रेसिंग चेंज कर रही है, एक पेशेंट की जो बैंडेज है वो वगैरह चेंज कर रही है, वापस नई बदल रही है। ठीक है, वुंड केयर कर रही है। तो इस कंडीशन में उसका फर्स्ट एक्शन क्या होगा, असेस द ड्रेनेज इन द ड्रेसिंग। जो ड्रेसिंग के अंदर जो ड्रेनेज आ रहा है उसको असेस करेगी सबसे पहले। स्लोली रिमूव द सोइल ड्रेसिंग। सोइल जो ड्रेसिंग कंटामिनेटेड जो ड्रेसिंग है उसको वो धीरे से रिमूव करेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में वॉश हैंड थ्रोली, जो हैंड वॉशिंग करेगी सबसे पहले। ठीक है, या फिर पुट ऑन लेटेक्स ग्लोव्स, या फिर क्या करेगी, वो ग्लोव्स पहनेगी। सबसे पहले उसका काम क्या होगा, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट अपन चलते हैं आंसर के ऊपर। सबसे पहले वो क्या करेगी, हैंड वॉश करेगी। ठीक है, तो हैंड वॉशिंग इज द बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हैंड वॉश करना है। सो हैंड वॉश के भी क्या होता है 5 स्टेप्स, वो अपन क्या 5 क्राइटेरिया होता है हैंड वॉश का। तो हैंड वॉश कब कब करना है, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, कब कब हमें हैंड वॉश करना है। तो हैंड वॉश सबसे पहले करना होता है बिफोर टच पेशेंट। इसके बाद में सेकंड टाइम में कब करना है, सेकंड टाइम करना है बिफोर प्रोसीजर। थर्ड टाइम कब करना है, असेस बॉडी एक्सपोजर
रिस्क, ठीक है। जब भी अपन बॉडी के एक्सपोजर की रिस्क होती है तब हमें क्या करना है, हैंड वॉश करना होता है। उसके बाद में क्या करना होता है, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट। एंड फिफ्थ क्या होता है, पेशेंट सराउंडिंग को अगर अपन टच करते हैं तब भी हमें क्या करना है, हैंड वॉश करना होता है, ठीक है। तो ये 5 अपने को कंडीशन में हमें हैंड वॉश करना होता है। तो इनको अपन, ये फर्स्ट है, इसके बाद में सेकंड, इसके बाद में थर्ड, इसके बाद में फोर्थ। तो ये इसको आपको एज क्राइटेरिया भी पूछ सकते हैं कि भाई सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, इसका हम क्या होता है, ठीक है। इनको अपन जो बोलते हैं ना अपन कि स्टेप बाय स्टेप अपने मैनर के अंदर इसको सोल्व कीजिए। तो ये कुछ 5 स्टेप होती है। सबसे पहले पेशेंट को टच करने से पहले उसको हैंड वॉश करना, उसके बाद में पेशेंट के प्रोसीजर से पहले हैंड वॉश करना, उसके बाद में बॉडी एक्सपोजर रिस्क अगर वहाँ पे है तो उससे पहले हैंड वॉश करना, उसके बाद में आफ्टर टचिंग द पेशेंट, पेशेंट के टच होने के बाद में हैंड वॉश करना है। उसके बाद में पेशेंट के आपने सराउंडिंग को कुछ टच किया है तो उसके बाद में भी हैंड वॉश करना है, ताकि 1% 2% कंटेमिनेशन नहीं फैले। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हैंड वॉश थ्रोली। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। विच टेक्निक इज कंसिडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस डीवीटी, ठीक है। जब डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है तो उसको डायग्नोसिस करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा होता है, कौन से टेस्ट को अपन गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कंसिडर करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास में अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, वेनोग्राफी, एमआरआई या फिर डोपलर फ्लो रेट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा टेस्ट डीवीटी के अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कंसिडर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहने वाला है वेनोग्राफी, ठीक है। वेनोग्राफी के अंदर अपन क्या करते हैं, वेनोग्राफी के अंदर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डाई को अपन क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। अपनी जो वेन्स के अंदर डाई को इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, एक्सरे से अपन स्टडी करते हैं, ठीक है। एक्सरे से अपन स्टडी करते हैं, किसकी करते हैं, क्लोट की, ठीक है। कि भाई क्लोट कहाँ पे है उसका अपन क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे के प्रोसीजर करते हैं। आपको पता होगा कि डीवीटी के अंदर एक अपन साइन अपन देखते हैं, कौन सा साइन देखते हैं, होमान साइन, ठीक है। होमान साइन को अपन किसका अपन साइन बोलते हैं, डीवीटी के डीप वेन थ्रोम्बोसिस के पेशेंट के अंदर यहाँ पे होमान साइन हमें देखने को मिलता है। तो होमान साइन के अंदर अपन क्या करते हैं, जो फूट का होता है उसको अपन क्या करते हैं, डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ द फूट करते हैं। तो पेशेंट को क्या होता है, पेन होता है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन कौन सी होती है, डीवीटी की। तो इसको अपन ने क्या बोला, पॉजिटिव होमान साइन, ठीक है। तो ये कौन सा साइन हो गया, पॉजिटिव होमान साइन। तो जब भी अपन फूट का डोर्सी फ्लेक्शन करते हैं तो पेशेंट को क्या फील होगा, पेशेंट को फील होगा पेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव होमान साइन। तो ये एक प्रकार का क्या टेस्ट है, ये एक प्रकार का स्क्रीनिंग, एक प्रकार का टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है। तो इसको अपन गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं कहते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड किसको कहते हैं, वेनोग्राफी को। क्योंकि यहाँ पे स्पेशली जो लोकेशन कौन सी है वो भी हम पता लगा सकते हैं, जबकि होमान साइन बस एक स्क्रीनिंग साइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। फाइंड आउट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग आई इरिगेशन। जब भी अपन पेशेंट का आई का इरिगेशन करते हैं, ठीक है, आई क्लीनिंग करते हैं, तो इस कंडीशन में कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है। इरिगेट राइट आई फर्स्ट देन लेफ्ट आई, इरिगेट फ्रॉम आउटर कैंथस टू इनर कैंथस, मोस्ट कॉमनली यूजिंग सोल्यूशन फॉर आई इरिगेशन इज मैनिटोल। ऑप्शन डी हमारा इरिगेट लीस्ट इन्फेक्टेड आई फर्स्ट देन मोर इन्फेक्टेड आई। तो जब भी अपन आई इरिगेशन करते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है अपन को, इरिगेट लीस्ट इन्फेक्टेड आई को अपन ने क्या करना है, पहले उसको इरिगेशन करना, पहले उसका क्लीनिंग करनी है। उसके बाद में क्या करना है, मोर इन्फेक्टेड आई को अपन क्या करना है, सेकेंड टाइम पे प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है एक ट्रू स्टेटमेंट है रिगार्डिंग आई इरिगेशन, ठीक है। तो ये एक तो क्वेश्चन हो गया आई इरिगेशन से, एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। इसके बाद में क्या क्वेश्चन होता है, ये अपने को इसके बाद में देखना होता है कि आई इरिगेशन करते टाइम में कैसे करना है, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस,
ठीक है। इनर कैंथस टू आउटर कैंथस के ओर ले जाके हमें क्या करना है, क्लीनिंग करनी होती है। ठीक है, तो कुछ को अगर कैंथस समझ में नहीं आ रहा तो ये अपनी क्या है, आई है। ठीक है, ड्राइंग अच्छी नहीं है तो ये आई है, तो इसका ये वाला कैंथस कौन सा हो गया, इनर, ये वाला हो गया आउटर। तो हमेशा इनर टू आउटर की साइड के अंदर हमें क्या करना है, इरिगेशन करना है। ठीक है, इस तरीके से हमें क्लीनिंग करनी होती है ताकि वहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो वापस नहीं आ जाए आई के पास में। ठीक है, तो हमेशा क्या मूवमेंट होना चाहिए, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। इसके बाद में हम क्या लेते हैं, सॉल्यूशन। तो आई इरिगेशन के लिए सॉल्यूशन हम क्या यूज में लेते हैं, नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, नॉर्मल सेलाइन हम यूज में लेते हैं। इसके बाद में कभी कभी अपन एंटीबायोटिक का अपन को इरिगेशन करना होता है तो एंटीसेप्टिक अपन कौन सा इरिगेशन लेते हैं, एंटीसेप्टिक अपन इरिगेशन ले सकते हैं कौन सा, बोरिक एसिड। ठीक है, बोरिक एसिड वो भी कितना परसेंट का, 2% का। ठीक है, मोस्ट कॉमन यूज इसको अपन यही करते हैं, बोरिक एसिड को अपन मोस्ट कॉमन यूज करते हैं एंटीसेप्टिकली अपन क्लीन करनी होती है तो। ठीक है, ऐसे तो एंटीबायोटिक भी आती है जो वो किसके अंदर आ जाएंगे, ऑइंटमेंट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या लेते हैं, इरिथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, एंटीबायोटिक भी लगाते हैं बट ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट अपन फॉर एग्जाम्पल अपन याद कर सकते हैं। इसके बाद में कि भाई आपको पोजीशन कौन सी देनी होती है आई इरिगेशन के टाइम पे, तो पोजीशन देनी है हमें हेड टिल्ट टुवार्ड अफेक्टेड आई विथ सुपाइन पोजीशन। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देना है। उसके बाद में अगर उसकी राइट आई में इन्फेक्शन है तो राइट साइड में उसका हेड टिल्ट होगा, अगर उसकी लेफ्ट आई में इन्फेक्शन है तो लेफ्ट साइड में उसका हेड टिल्ट करते हुए हमें क्या करना है, क्लीनिंग करनी है। क्लीनिंग कैसे करनी है, इंटर कैंथस टू आउटर कैंथस करनी है। किससे करनी है, नॉर्मल सेलाइन से करनी है। अगर एंटीसेप्टिक से करनी है तो क्या अपन यूज में लेंगे, बोरिक एसिड को अपन क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही है। क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लाइक जरूर करके जाइएगा वीडियो देखने के बाद में। उससे क्या है कि हम भी मोटिवेट होते हैं तो आपके लिए और अच्छे क्वेश्चंस ला सकते हैं। ठीक है, और अच्छे तरीके से हम भी एक्सप्लेन कर पाएंगे, हमें भी मजा आता है पढ़ाने में फिर। ओके, सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए 25-year-old मेल क्लाइंट हैज़ बीन न्यूली डायग्नोस्ड विद हाइपोथायरॉयडिज्म। कि भाई जो 25 ईयर का जो मेल क्लाइंट है उसको एक नया उसको डायग्नोसिस हुए, नहीं उसको हाइपोथायरॉयडिज्म से उसको डायग्नोसिस हुआ है एंड विल टेक लीवोथायरोक्सिन। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन से आपको एक क्वेश्चन और बन जाता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर अपन कौन सी अपन ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, लीवोथायरोक्सिन। ठीक है, तो आपको ऐसे भी जब अपन क्वेश्चन सोल्व करते हो ना आप लोग, तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी आपको पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि आपको एक क्वेश्चन तो क्वेश्चन के अंदर ही आपको करेक्ट हो जाए। ठीक है, आपको पता रहे कि भाई हाँ इसके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ तो यहाँ पे कुछ और ड्रग तो नहीं दी, यही क्यों दी, तो मतलब ये इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है इसीलिए इसको दी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है ताकि आपको टाइम कम बचे, मतलब कम टाइम में भी आपके पास में ज़्यादा उसका अपने पास में रिटर्न मिलता रहे। ठीक है, एंड विल टेक लीवोथायरोक्सिन। इसकी डोज चेंज हो सकती है, यहाँ पे क्या इसकी डोज ही है 50 माइक्रोग्राम पर डे बाय ओरली। ठीक है, इसको अपन देते कैसे हैं ये भी आपको पता हो गया होगा कि भाई ओरली का रूट होता है। 2 क्वेश्चन तो यहीं से कंप्लीट हो गए। एज पर द टीचिंग प्लान, जब अपन उसको टीचिंग करेंगे, नर्स एम्फसाइज देट दिस मेडिकेशन, तो नर्स क्या उसको टीच करेगी कि भाई हाँ ये मेडिकेशन हमें कब लेनी है। ठीक है, शुड बी टेकन इन द मॉर्निंग, कब लेनी है का हो गया। मैं डिक्रीज द क्लाइंट एनर्जी लेवल, उसको एग्जीक्यूट करेगी भाई आपका एनर्जी लेवल डाउन हो सकता है इस मेडिकेशन से, तो ध्यान से लेना भैया। ऑप्शन सी हो सकता है मस्ट बी स्टोर्ड इन डार्क कंटेनर, कि भाई ये जो ड्रग है ये फोटो सेंसिटिव ड्रग है तो आपको डार्क कंटेनर में रखनी है। या फिर डी विल डिक्रीज द क्लाइंट हार्ट रेट, कि भाई आपकी हार्ट रेट है वो कम हो सकती है, तो आप प्लीज़ अपनी पीरियडिकली आपको क्या करना है, अपनी हार्ट रेट को असेस करते रहना है। तो कौन सा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीचिंग प्लान के अंदर बेस्ट है, वो उसको एजुकेट करेगी पेशेंट को। तो जब कभी भी अपन लीवोथायरोक्सिन देते हैं पेशेंट को तो ये कब लेनी होती है, शुड बी टेकन इन द मॉर्निंग। ठीक है, लीवोथायरोक्सिन हमें कब लेनी होती है, मॉर्निंग के अंदर हमें ये लेनी होती है। अब इसके बाद में इसके लीवोथायरोक्सिन का और अपना क्या क्या इफेक्ट आता है वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो किस में लेनी होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर ये लेनी होती है। इसके बाद में ठीक है ड्रग ऑफ चॉइस होती है ये इसकी हाइपोथायरॉयडिज्म की। अब इससे लीवोथायरोक्सिन से बॉडी में क्या क्या इफेक्ट आता है, हार्ट रेट यहाँ पे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्ट रेट बढ़ जाती है। इसको स्टोर कहाँ करना होता है, कूल प्लेसेस के अंदर इसको क्या करना होता है, स्टोर करना होता है। साथ साथ में डार्क प्लेस के अंदर भी स्टोर करना होता है। ठीक है, बट स्टोरेशन से ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है कि इसको मॉर्निंग के अंदर लेना जरूरी होता है मेडिसिन को। ठीक है, ताकि यहाँ पे उसकी अलर्टनेस, जो पेशेंट की जो है वो अलर्टनेस है वो यहाँ पे बनी रहे। ठीक है, तो शुड बी टेकन इन द मॉर्निंग, टेकन इन
मॉर्निंग, ठीक है। तो हमारा क्या क्वेश्चन आंसर करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का कि भाई यहाँ पे मॉर्निंग क्वेश्चन जो शुड बी टेकन इन द मॉर्निंग हमारा करेक्ट होता है। साथ साथ में मॉर्निंग में क्यों लेना चाहिए, क्योंकि ये क्या कोज करवाती है, इंसोम्निया, ठीक है। ये पेशेंट को ये क्या कोज करवाती है, इंसोम्निया कोज करवाती है। अगर ये नाइट टाइम में ले ले तो पेशेंट जो है वो कंप्लीट स्लीप नहीं ले पाएगा, इसलिए क्या सजेस्ट की जाती है कि इसको मॉर्निंग में ही लेना जरूरी होता है। तो मोस्ट प्रायोरिटी आंसर हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए शुड बी टेकन इन द मॉर्निंग, क्योंकि ये क्या कोज करती है, ये कोज करती है इंसोम्निया, ठीक है। हार्ट रेट को भी ये बढ़ाती है, ठीक है। कूल एंड डार्क प्लेस के अंदर हमें इसको रखना होता है, शुड बी टेकन इन द मॉर्निंग। अब लिवोथायरोसिन से और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि ये लिवोथायरोसिन ड्रग है वो किस के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट होती है। तो अगर रिसेंट अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया है या फिर रिसेंट जो पेशेंट को जो कार्डियक एनोमलीज हुई है, यहाँ पे कार्डियक प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिली है, तो उन पेशेंट्स के अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेट रहता है। एक और क्वेश्चन बनता है इसके अंदर कि ये प्रेगनेंसी में सेफ है कि नहीं है। तो ये प्रेगनेंसी के अंदर कैसी ड्रग है, ये एक सेफ ड्रग है प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। तो प्रेग्नेंट लेडी इसको कंज्यूम कर सकती है। अर्ली मॉर्निंग लेने का क्या हमारा सेंस हुआ कि ये इंसोम्निया कोज करती है, इसलिए इसको बेड टाइम पे नहीं देते हैं। ओके, अब इसके बाद में अपन इसके हाइपोथायरॉयडिज्म के अपन क्या पढ़ लेते हैं, साइन सिम्टम देख लेते हैं। साइन सिम्टम से भी क्वेश्चन आता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम क्या है हाइपोथायरॉयडिज्म का, वो है अपना वेट गेन। पेशेंट का जो है वेट गेन होता है, ना कि वेट लॉस होता है। मतलब यहाँ पे अपन जो भी साइन सिम्टम देखेंगे उसके अपोजिट किस में देखने को मिलेंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर, ठीक है। तो आपके दोनों साइन सिम्टम कवर हो जाएंगे। वेट गेन देखने को मिलता है। वेट गेन के बाद में सेकंड क्या देखने को मिलता है, स्किन ड्राई स्किन देखने को मिलती है। तो मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर क्या हो जाएगा, स्वेटी, काफ़ी ज़्यादा स्किन के अंदर स्वेट निकलेगा, मतलब जैसे थोड़ी ऐसे चिपचिपी स्किन हो जाएगी हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट की। यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्राई हो रहा है। इसके बाद में क्या देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन यहाँ पे पेशेंट को जो है वो देखने को मिलता है। तो मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म क्या देखने को मिलता है, डायरिया देखने को मिलता है जब लेवल एक्सचेंज हो जाता है। तो इसके बाद में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे एनोरेक्सिया की कंडीशन देखने को मिलती है। यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर यहाँ पे भूख लग सकती है ज़्यादा पेशेंट को। उसके बाद में क्या देखने को मिलती है, इनटॉलरेंस टू कोल्ड, पेशेंट को वो सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो जिन इलाकों में विंटर का सेशन होता है तो वहाँ पे जो नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा इनको ज़्यादा सर्दी लगेगी जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, ठीक है। तो हमारे कुछ यहाँ पे साइन सिम्टम आते हैं और वो इनटॉलरेंस टू हीट, ठीक है। जो हाइपोथायरॉयडिज्म वाले होंगे उनको इनटॉलरेंस टू हीट हो जाएगा, एनोरेक्सिया की कंडीशन उनमें नहीं रहती है, उनमें जो डायरिया की कंडीशन देखने को मिलती है, उनके अंदर जो स्वेटी स्किन देखने को मिलती है, एंड वेट यहाँ पे उनका लॉस देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए क्लाइंट कम्स टू द क्लिनिक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। एक क्लाइंट है वो क्लिनिक में आया है, क्यों आया है, क्योंकि उसको क्या हो रही है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज उसको हो रही है। द नर्स रिकॉग्नाइज दैट दिस कंडीशन मोस्ट फ्रिक्वेंटली फॉलो विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन। ये कौन से टाइप के इन्फेक्शन से मोस्ट फ्रिक्वेंटली फैलती है। ऑप्शन है हमारे पास में ट्राइकोमोनियासिस, क्लेमाइडिया, स्टेफाइलोकोकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस। तो कौन सा जो इन्फेक्शन है मोस्ट कॉमनली इसको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज को कोज करता है। तो बिना किसी देरी के अपन आगे मूव ऑन करते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा क्या, क्लेमाइडिया, ठीक है। क्लेमाइडिया जो होता है वो मोस्ट कॉमन यहाँ पे PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज को मोस्ट कॉमन कोज कौन कौन करता है, ए करता है कोज क्लेमाइडिया, दूसरा कोज करता है नाइजीरिया गोनोरिया, ठीक है। नाइजीरिया गोनोरिया या फिर क्लेमाइडिया दोनों मिलकर क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे पेशेंट के अंदर यहाँ पे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज को कोज करते हैं। इसके बाद में एक और क्वेश्चन बनता है। अब इसके बाद में हमारा और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि नाइजीरिया गोनोरिया मोस्ट कॉमन डू, ये और क्या कोज कर सकता है। सो नाइजीरिया गोनोरिया से मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, ठीक है। नाइजीरिया गोनोरिया बच्चों में क्या कोज करता है, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम कोज करता है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस। तो इसको ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग अपन काम में लेते हैं, इसको ट्रीटमेंट के लिए अपन काम में लेते हैं इरिथ्रोमाइसिन, इसको काम में लेते हैं। कितना परसेंट, 2%। ये कैसे काम में लेते हैं, इसका ऑइंटमेंट आता है जो बेबी के अंदर आफ्टर डिलीवरी बेबी के अंदर आई के अंदर यहाँ पे डालना होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे जो मदर की जो वेजाइना के अंदर यहाँ पे क्या नाइजीरिया के अगर बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट रहता है तो ये मोस्ट कॉमन कोज करता है ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन एक जो नाइजीरिया गोनोरिया से एक क्वेश्चन और अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद में एक तो ले लिया अपन ने काम में इरिथ्रोमाइसिन, दूसरे अपन काम में लेते हैं क्या,
टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन कितने परसेंट? 5%। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो नाइसीरिया गोनोरिया से आपको आगे पूछ सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन पीआईडी, क्लेमाइडिया एंड नाइसीरिया गोनोरिया से हमें फैल सकता है। सो इसके बाद में मूव ऑन करते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए नर्स एंटर्स ए क्लाइंट्स रूम टू डिस्कवर दैट द क्लाइंट हैज नो पल्स और रेस्पिरेशन। एक नर्स है जो क्लाइंट रूम के अंदर आती है और डिस्कवर करती है, देखती है कि जो क्लाइंट है वहाँ पे उस क्लाइंट को किसी भी प्रकार की पल्स नहीं आ रही और साथ में उस क्लाइंट को रेस्पिरेशन भी नहीं आ रहा है। आफ्टर कॉलिंग फॉर हेल्प, सबसे पहले वो क्या कर रही है? कॉल कर रही है हेल्प के लिए। फर्स्ट एक्शन द नर्स शुड टेक इज, सबसे पहला एक्शन क्या लेगी? स्टार्ट ए पेरिफेरल आईवी लाइन, इनिशियल हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन, एस्टैब्लिश एन एयरवे, या फिर ऑब्टेन ए क्रैश कार्ट। ऑब्टेन ए क्रैश कार्ट के, भाई क्रैश कार्ट पे क्या होता है अपना डी कैप वगैरह ये सब चीज़ें, एम्बू बैग वगैरह सब होता है, या उसको लाएगी सबसे पहले, या फिर एयरवे को एस्टैब्लिश करेगी, या फिर हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन देगी सबसे पहले, या फिर क्या करेगी? स्टार्ट ए पेरिफेरल आईवी लाइन। तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो मैं निकाल देता हूँ। सबसे पहले पेरिफेरल लाइन का यहाँ पे कोई सेंस बनता नहीं है क्योंकि क्लाइंट क्या है? ऑलरेडी यहाँ पे एडमिट है। दूसरा, अगर यहाँ पे एडमिट नहीं भी होता तो भी पेरिफेरल लाइन का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पे कोई पल्स नहीं आ रही है, दूसरा कोई भी रेस्पिरेशन नहीं है, तो आप क्या ही कर लोगे पेरिफेरल लाइन देके, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है? क्रैश कार्ट। तो यहाँ पे क्रैश कार्ट अगर उसके पास में वहाँ अवेलेबल नहीं है तो सबसे पहले वो लेने थोड़ी जाएगी, ठीक है। अवेलेबल होती तो भी उससे पहले भी हमारे कुछ क्राइटेरिया होते हैं इसका ऐसी कंडीशंस के अंदर। तो यहाँ पे देखो आपके क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और बन रहा है कि यहाँ पे क्या बोला गया? कॉलिंग फॉर हेल्प, आफ्टर कॉलिंग फॉर हेल्प। तो इसके कॉलिंग फॉर हेल्प के भी यहाँ पे दो क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहले अगर बच्चा 8 ईयर से छोटा है तो इस कंडीशन में क्या करना है? चेस्ट कंप्रेशन पहले करना है, उसके बाद में क्या करना है? कॉल करना है हेल्प के लिए, ठीक है। अगर बच्चा जो भी पेशेंट है वो 8 ईयर से बड़ा है तो सबसे पहले क्या करना होता है हमें? सबसे पहले क्या करना है? कॉल फॉर हेल्प, उसके बाद में क्या करना होता है? चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या किया गया? कॉलिंग फॉर हेल्प, मतलब ये क्या है? 8 ईयर से बड़ा क्लाइंट है तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया? कॉल कर दिया हेल्प के लिए। अभी क्या करेंगे? वो चेस्ट कंप्रेशन को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर बी, इनिशिएट हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला CAB, चेस्ट कंप्रेशन एंड एयरवे एंड नेक्स्ट उसके बाद ब्रीथिंग। सबसे पहले क्या करेगा? चेस्ट कंप्रेशन करेगा, उसके बाद में एयरवे, उसके बाद में ब्रीथिंग। सबसे पहले क्या करना है? हाई क्वालिटी चेस्ट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, रोगाम इज मोस्ट ऑफन यूज टू ट्रीट दैट हैव ए इन्फेंट मदर, ठीक है। रोगाम कब अपने काम में लेना चाहिए? दैट टू ट्रीट दैट हैव इन्फेंट मदर। इन्फेंट मदर अगर क्या होती है तब अपन क्या करना है? रोगाम का इंजेक्शन का हमें इंप्लीमेंट करना होता है। ऑप्शन है हमारे पास में RH पॉजिटिव, ठीक है। इन्फेंट और मदर के बारे में बात कर रहे हैं। इन्फेंट RH पॉजिटिव, मदर RH पॉजिटिव, या फिर RH पॉजिटिव RH नेगेटिव, या फिर RH नेगेटिव RH पॉजिटिव, या फिर RH नेगेटिव RH नेगेटिव। तो रोगाम अपन कब एडमिनिस्टर करते हैं? मदर को, ठीक है। तो RH पॉजिटिव केस में तो करना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं देखने को मिलती है, मतलब यह इस क्राइटेरिया में अपन रोगाम इंजेक्शन नहीं लगाते हैं। ऑप्शन डी भी यहाँ पे क्या करना है? नेगेटिव करना है क्योंकि यहाँ पे RH नेगेटिव दोनों ऑप्शन है, तो ऐसी कंडीशन में भी अपन रोगाम नहीं लगाते हैं। तो रोगाम को अपन कब लगाते हैं? तो क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो जब भी RH इनकम्पेटिबिलिटी होती है, इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो है RH पॉजिटिव होना चाहिए क्या? फादर, एंड RH नेगेटिव क्या देखने को मिलती है? मदर। तो ऐसे केसेस के अंदर जो बेबी होता है उसका जो ब्लड जो रहता है उसका फैक्टर क्या रहता है? RH पॉजिटिव बेबी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मदर तो क्या है यहाँ पे RH नेगेटिव और बेबी क्या हो रहा है? यहाँ पे RH पॉजिटिव हो रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर मदर और बेबी के अंदर यहाँ पे क्या जो RH वो इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलती है। सो हमारे इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, ठीक है। कि भाई जो अब सॉरी इन्फेंट का पूछा है ना, सबसे पहले क्या है? इन्फेंट आया ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? इन्फेंट तो RH पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा मदर है वो RH नेगेटिव, क्योंकि सबसे पहले क्या नाम दिया गया? इन्फेंट का, तो इन्फेंट से RH पॉजिटिव, मदर RH नेगेटिव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B है वो हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? इन्फेंट तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? RH पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, एंड मदर जो क्या देखने को मिल रही है? RH नेगेटिव। तो इसी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि RH इनकम्पेटिबिलिटी होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं? रोगाम को अपन क्या करते हैं? एडमिनिस्टर करते हैं मदर के अंदर, ठीक है। तो रोगाम क्या है? इसको अब दूसरा नाम क्या दे सकते हैं अपन? इसको अपन बोलते हैं एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन। तो अब इससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसका अपने क्या पूछ सकते हैं?
रूट पूछते हैं तो रूट क्या होता है इसका, इंट्रा मस्कुलर इसका क्या रहता है, रूट रहता है। ये कब लगाते हैं अपन, आफ्टर डिलीवरी 72 हार्स के अंदर इसको क्या करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है। इसकी जो डोज होती है उससे भी क्वेश्चन बनता है। डोज इसकी कितनी होती है, 300 माइक्रोग्राम, कैसे लगाएंगे IM, या फिर 1500 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, ये कुछ डोज होती है अपने पास में रोगाम की। ठीक है, तो इससे क्या अपन ट्रीट कर सकते हैं, फीटस के अंदर क्या, जो बेबी के जो नेक्स्ट जो फीटस होता है उसको अपन किससे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं अपन इरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटलिस से अपन क्या कर सकते हैं, RS रोगाम लगा के अपन नेक्स्ट जो बेबी का होगा उसको अपन क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। और RS जो रोगाम है उसकी एक जगह और लगाते हैं 28 वीक ऑफ गेस्टेशन के ऊपर भी अपन क्या लगाते हैं, NTD के यहाँ पे अगर अपन जो रोगाम को अपन इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये रोगाम कैसा आता है, एक प्री फील्ड सिरिंज के अंदर हमें देखने को मिलता है। प्री फील्ड सिरिंज को यहाँ पे आता है यहाँ पे, और इसका जो गोज होता है वो कितना होता है, 22 गोज के यहाँ पे नीडल हमें देखने को मिलती है। तो इसी के साथ ही आज का अपना टॉपिक है वो हो जाता है कंप्लीट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाए हुए थे, उन्हीं को अपन ने क्या क्या सोल्व किया है। और आई होप आपके अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम डेली बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सेशन चला रहे हैं ताकि आपको एग्जाम के अंदर अच्छे से अच्छा मैटर, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा सके, अच्छे से अच्छा एक्सप्लेनेशन हम आपको देने की कोशिश करते हैं ऐसी कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आपको बता दूं कि हमारे ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर भी डाले हुए हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं, जो कंटिन्यू डेली बेसिस पे हम टेस्ट सीरीज भी रन कर रहे हैं हमारे RNCC के ऑफिशियल ऐप पे। तो आप उसको भी आप बाई करके अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी स्ट्रेंथ दे सकते हो, आप अपने नेगेटिव मार्क्स पे ऊपर अपन कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। बने रहने के लिए थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए RNCC को और करे अपने एम्स 9 से प्रिपरेशन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।